नमस्कार जी, स्वागत है सबका। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर आज के इस बुलेटिन को हम विस्तार देंगे और बातें भी होंगी, मुलाकातें भी अब शुरू हो ही गई हैं। कुछ लोग जुड़ने आ गए। मैं चाहूँगा कि वो कमेंट करके बता दें कि मेरी जो वॉइस है उनको प्रॉपरली सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग हिमाचल प्रदेश, मैं संजीव शर्मा हूँ। आप पंजाब के CTV देख रहे हैं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर, देश विदेश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे चुनाव पर, जो चुनाव यहाँ पे हो रहा है। चर्चा करेंगे किसने चुराई वैक्सीन का फार्मूला, किसने चुराया है, इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरी बातें भी करेंगे। हिमाचल की बेटियों ने एक बड़ा काम किया है आज क्रिकेट में। इसके अलावा क्रिकेट में आज एक और बड़ा हाई पावर मुकाबला चल रहा है। एलिमिनेटर 1 खेला जा रहा है IPL के मौजूदा सीजन का, उसकी बात करेंगे। वीरू ठाकुर जी नमस्ते, रहन जी नमस्ते, प्रवीण जी नमस्ते, रोहित राणा जी नमस्ते। इससे पहले के लोग निकल गए, उनको भी नमस्ते। कुमारी सोनू जी नमस्ते, कंवर सिंह जी नमस्ते। जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिएगा। कमलजीत जी नमस्ते। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इसको ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। विनोद शर्मा जी, रोहित राणा जी, रविंद्र सिंह ठाकुर जी, शेखर शर्मा जी, उमंग जी, वीरू ठाकुर जी नमस्ते, महेश कश्यप जी, अजित राणा जी, झोटा जी कैसे हैं, रोहित राणा जी, गंगा सिंह पराशर जी नमस्ते, राजू सोहता, भीमराज शर्मा, तिलकराज राणा जी, रसला शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, पवन ठाकुर जी, भूपी ठाकुर जी, चौधरी साहब नमस्कार, विनय अग्रवाल जी कैसे हैं आप, बबीता ठाकुर हाउ आर यू मैम, कमल कपिल जी कैसे हैं आप, रवि शर्मा जी कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, पवन कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, भूपी ठाकुर जी, नीता कुमारी जी शर्मा जी नमस्ते। नहीं, बड़े दिन बाद नहीं आया, 2-3 दिन से आ रहा हूँ। राघव सूद, गोविंद सिंह पठानिया जी, इम्तियाज अंसारी जी, धीरज शर्मा जी, रतिराम बुतुंगड़ू, पुनीत सूद जी नमस्ते, योगराज जी, रोहित राणा जी, गुलाब सिंह जी, अरुण शर्मा जी नमस्कार जी। शुरू करेंगे। गोविंद के घर से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैरंग लौटे हैं। क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि सूबे में वायरस का डबल अटैक हो रहा है और वो है क्या, किस तरह से आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है इस मौसम में। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप कुल्लू दशहरे को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिना कोविड रिपोर्ट के वहां एंट्री नहीं कर सकते। पूरी बात आपको बताएंगे किस तरह से आप वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये देखना होगा। मैदान में अब सिर्फ 18 बचे हैं, 24 थे, 6 गए, 18 बचे। कौन कौन बचे इसकी भी चर्चा करेंगे। उसमें से कुछ करोड़पति हैं, 28 करोड़ की प्रतिभा सिंह, कैशलेस मोशी, इनकी भी चर्चा करेंगे। सिराज में एक बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से पिता पुत्र भी शामिल है उस हादसे में। 2 युवक और एक जो है अधेड़ की उम्र हुई है और उनमें से 2 लोग पिता पुत्र थे आपस में। ये हादसा थोड़ी देर पहले सिराज के शोधा में हुआ है और आज पहला एलिमिनेटर, जैसे मैंने आपको बताया, RCB और KKR में है और उसकी भी जानकारी आपको देंगे। पोंग किनारे कन्हैया ने आज फिर से बंसी बजाई है। कल वो मंडी में थे, कल पंडोर के किनारे थे, आज पोंग के किनारे आज उन्होंने नए सिरे से हमला बोला है बीजेपी के ऊपर। उसकी भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हिमाचल की बेटियों ने क्रिकेट में इतिहास रचा है, उसकी भी बात करेंगे। एक एक करके तमाम चीजों पे आएंगे, लेकिन अभी कुछ बातें देश और विदेश की हुई हैं। आज एक बार फिर से कश्मीर में आतंकियों का हमला सुरक्षा बलों पे हुआ है, जिसमें सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये पीर पंजाल रेंज काउंटर में टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था, जहां टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन जारी था और इस दौरान आतंकियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलाबारी शुरू कर दी। उसमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO और 4 जवान शहीद हो गए हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इधर उसके साथ ही शोपियां जिले में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है, हालांकि उसका कोई ब्यौरा नहीं है। उधर तुलरान इलाके में ये मुठभेड़ हुई है और 24 घंटे के भीतर कश्मीर में ये चौथा इस तरह का मामला है। श्रीनगर में खासतौर से कश्मीर में जो है कश्मीर घाटी में चौथा ये मामला 24 घंटे के भीतर है और आज 5 और हमारे जवान शहीद हो गए हैं। ये थोड़ा चिंता वाली विषय है हमारे लिए। उधर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और
ये जो है कई दिनों से ये उधेड़ बुन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज इनको पुलिस रिमांड पे भेजा गया। उधर आपको याद होगा कि दिन भर से एक विशेष इंटरव्यू की चर्चा हो रही है। ये इंटरव्यू दिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौम्य हैं और जो उनपे डिक्टेटर होने के आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सबको सुनते हैं। दिलचस्प ढंग से इस पे एक ऐसे व्यक्ति ने ट्वीट किया है जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कम से कम आज तक तो नहीं था। अब ट्वीट के बाद हो जाएगी सियासत शुरू, तो होगी ही। लेकिन नवरातिलोवा, मार्टिना नवरातिलोवा, अगर आपको याद होगा, 9 बार की विंबलडन चैंपियन टेनिस में, टेनिस का जाना माना नाम, 9 बार वो विंबलडन चैंपियन रही है 1978 से 90 के बीच में। इसके अलावा 4 बार यूएस ओपन उन्होंने जीता, 3 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता और 2 बार फ्रेंच ओपन भी वो जीत चुकी हैं। उन्होंने कहा है अपने एक ट्वीट में कि इससे बड़ा कोई चुटकुला नहीं हो सकता। अब उन्होंने क्या कहा, क्या समझा, ये नहीं हम बता सकते, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार के वेबसाइट से और उसका ट्वीट उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अब मेरा चुटकुला भी सुन लीजिए। यानी उन्होंने इस पूरे के पूरे वाक्य को, कि जो अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सौम्य हैं और सबकी बात सुनते हैं और वो अधिनायक जैसा उनमें कुछ नहीं है, वो डिक्टेटर नहीं है, इस बात को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि ये एक चुटकुला है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये अपने आप में काफी हैरानी भरा है कि इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया। उधर एक और हैरानी वाली खबर आई है, वो आई है कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर। दुनिया में सबसे पहले कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसकी हमारे यहाँ कोविशील्ड भी बन रही है, उसकी फार्मूले को चुराकर उसके जासूसों ने रशिया पहुंचाया और रशिया ने उस फार्मूले के आधार पर वैक्सीन का निर्माण कर लिया। अब ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे बयान पर ब्रिटिश मीडिया का दावा है ये, और इस पूरी बयानबाजी पर अभी तक ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की ओर से ना कोई स्वीकारोक्ति आई है और ना ही कोई इसको नकारा गया है। तो ये दिलचस्प है, काफी दिनों से दोनों देशों के बीच में जंग चली हुई है जी। तो ये तमाम जो है देश दुनिया की खबरें थी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक बड़ा पुराना और बड़ा मशहूर शेर है कि वो जहर देता तो जमाने की नजरों में आ जाता, सो उसने किया यूं कि वक्त पे दवा न दी। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शुरुआती दौर में जयराम ठाकुर ने काफी मेहनत करी। वो अपने साथ उड़न खटोले में कृपाल परमार को फतेहपुर से ले आए और उन्होंने उनको मना लिया। उधर ड्यूटी लगी अनुराग ठाकुर की, वो आनंद फानन में दिल्ली से आए और उन्होंने भी गोविंद शर्मा को अर्की में मना लिया। यानी ना तो गोविंद शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और ना कृपाल परमार ने, लेकिन लगता है कि गोविंद शर्मा ने इसके बाद कोई नई रणनीति अपना ली है। अब वो जहर नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि वक्त पे दवा नहीं दी जाए। दरअसल ये दवा ढूंढने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद उनके घर गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अर्की, दीगल, आपकी जगह दाड़ला घाट, दीगल जो अर्की विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पे उनकी जनसभाएं थी। और उससे पहले वो कोटली हेलीपैड जो शाला घाट के पास है वहां उतरे। इससे कार्यक्रम उनका था कि वो हेलीपैड से उतर के जनसभा स्थल पर जाएंगे, लेकिन वो सीधे शाला घाट में गोविंद शर्मा के घर पहुंचे। वहां उनकी कुछ देर तक गोविंद शर्मा से बातचीत हुई और उस बातचीत के दौरान जिला परिषद सदस्य आशा परिहार, जो कि बगावतियों में से एक और नेताओं में से है, बगावती नेताओं में से वो भी थी, और दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री ने मनाने के प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास सिरे नहीं चढ़े। क्योंकि जब वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निकले तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनके साथ गोविंद शर्मा और आशा परिहार भी रैली में जाएंगी और आगे के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, वैसा नहीं हुआ। गोविंद अपने घर पे ही रहे, आशा परिहार भी बाहर नहीं निकली और मुख्यमंत्री एक तरह से बैरंग आ गए। सब जानते हैं मुख्यमंत्री किस लिए गए थे, वो उनको मनाने गए थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज गोविंद शर्मा ने उनको अपने घर से बैरंग लौटा दिया। हमारी गोविंद शर्मा से बातचीत हुई, हम बातचीत करने की कोशिश आशा परिहार से भी कर रहे थे, उनसे नहीं, उनका फोन लगातार बंद जा रहा है, लेकिन गोविंद शर्मा से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बात कहा भी था, आग्रह भी किया था, लेकिन मेरा जवाब उनको पहले भी यही था, जो परसों उनके आवास पर मेरी मुलाकात हुई तब भी और आज मेरे आवास पर मुलाकात हुई, कि मैंने जो त्याग करना था वो मैंने कर दिया। मैंने नामांकन नहीं भरा, टिकट कटा मेरा, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने नामांकन नहीं भरा। मैं इतना ही कर सकता हूं, ये नहीं मैं कर सकता कि
जिसको हटाकर या जिसके खिलाफ मैं टिकट मांग रहा था और जिसको मेरी जगह टिकट दिया गया है उसके पक्ष में मैं चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। बड़ी बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि आप मुझे पार्टी कार्यालय में कोई जिम्मेदारी दीजिए, मैं निभाऊंगा। आप मुझे अर्की से बाहर फतेहपुर जाने के लिए कीजिए, कहिए मैं जाऊंगा। आप मंडी में मेरी ड्यूटी लगाइए, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अर्की में प्रचार नहीं करूंगा। अब कब तक वो अपने इस निश्चय पे अड़िग रहते हैं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी लंबा वक्त है। महीने के आखिर में मतदान होना है, लंबा वक्त है। तब तक तेल देखिए, तेल की धार देखिए। फिलहाल जो है गोविंद की धार आपके समक्ष आ गई है। मुख्यमंत्री को बैरंग लौटना पड़ा है वहां से, और अब देखना होगा कि कृपाल परमार का क्या रोल रहता है। कृपाल परमार उस दिन आ गए थे हेलीकॉप्टर में बैठ के, लेकिन अभी तक उनकी भी कोई इस तरह से कोई शमूलियत, कोई शिरकत नजर नहीं आई है वहां चुनाव प्रचार में। देखना होगा क्या क्या। हमने पहले दिन भी कहा था कि आघात से बीजेपी बच गई है। हृदयाघात जैसे होता है, हार्ट अटैक जैसे होता है कि सबने ही अगर कर दिया नॉमिनेशन तो दिक्कत हो जाती। आघात से बच गई है, भीतर घात से बचेगी तब देखेंगे। लेकिन भीतर घात लग रहा है कि हो जाएगा। नहीं भी होता है तो उनके चुप रहने से भी नुकसान बीजेपी को ही होगा। अगली खबर की ओर को रुख करते हैं। सूबे में वायरस का डबल अटैक हो रहा है। कोविड अपनी पकड़ लगातार बनाए हुए है, वो ढीली नहीं पड़ रही है। आज भी सूबे में अगर कोविड रिपोर्ट को देखें तो 6000 टेस्ट हुए हैं और 139 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं। हालांकि 245 लोग रिकवर हुए हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा हॉटस्पॉट उभर के सामने आया ऊना में। ऊना की जो बनगढ़ की जो जेल है, सब जेल, वहां पे पिछले कुछ दिनों में 46 के आसपास कैदी पॉजिटिव आ चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा एक हॉटस्पॉट बन के वहां की जेल आई है। लेकिन इसके अलावा आज कांगड़ा में 42 लोग पॉजिटिव आए हैं, हमीरपुर में 26 आए हैं, मंडी में भी 31 आए हैं, शिमला में 11 आए हैं, ऊना में भी नए जो हैं 8 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये अभी तक की रिपोर्ट है। और इस समय प्रदेश में 1237 लोग एक्टिव हैं। डेथ आज 2 हुई हैं, दोनों कांगड़ा में है। ये एक 72 साल के मेल और एक 58 साल के मेल, ये दोनों कांगड़ा की डेथ है। इनको मिलाकर 3690 डेथ अब तक हो चुकी हैं। 23 मार्च को पहली डेथ हुई, 23 मार्च 2020 को पहली डेथ हुई थी तृप्ति नागरिक की, तब से लेकर अब तक जो है। तो ये लगातार परेशानी बनी हुई है। कांगड़ा जिला में इस समय 371 एक्टिव केसेज हैं। उसके बाद हमीरपुर है 310 केसेज हैं, मंडी में 196 हैं, ऊना में भी 118 केसेज जो है एक्टिव हो गए। अचानक ऊना बढ़ गया है, जबकि 8 या 9 रह गए थे वहां पे। और ये जैसे मैंने बताया कि वहां की जो सब जेल है बनगढ़ की, वो एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन इसी बीच में डबल अटैक हो रहा है। डबल अटैक किस चीज का हो रहा है? अब स्क्रब टाइफस ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया। बरसात से जुड़ी बीमारी है, लेकिन बरसात अभी गई ही है, लेकिन स्क्रब टाइफस ने गया है इस बरसात में पिछले कल तक। क्योंकि वैसे तो डाटा इस तरह से दिया जा गया है कि जनवरी से लेकर अब तक, लेकिन नॉर्मली क्योंकि बरसात के दौरान ही होता है तो पिछले 3 महीनों का ये मामला माना जाएगा इसको मूल रूप से जो वास्तविकता है। तो अब तक जो है 4382 टेस्ट स्क्रब टाइफस के किए गए हैं जो सस्पेक्टेड थे, और उसमें से 648 को स्क्रब टाइफस से पीड़ित पाया गया है। 6 लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये डबल अटैक हो रहा है वायरस का। अभी स्क्रब टाइफस का कुछ समय तक माना जा रहा है कि असर इसका रहेगा। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। सजगता की बात करें तो कोविड के नाम पर एक बार फिर से बंदिश जो है वो सामने आई है। कहां? कुल्लू में। कुल्लू में 15 से दशहरा उत्सव शुरू हो जाना है, और प्रशासन ने कहा है कि जो भी देवलू बोले तो जो देवता के साथ आते हैं, देवता के साथ जो गण आएंगे, वो सुनिश्चित करें कि उनको दोनों डोज लग गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई 1 डोज वाला है तो उसको स्वीकार करने में कुछ ना कुछ आनाकानी हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो बाहर से आएंगे कुल्लू दशहरा देखने, उनके लिए बड़े सख्त प्रावधान है। 2 डोज वैक्सीनेशन की होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। और यही नहीं, 24 घंटे के भीतर की आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी चाहिए होगी, तब आप कुल्लू में प्रवेश कर पाएंगे। इसके लिए बकायदा बजौरा में नाका लगाया गया, वहां आपकी पूरी पड़ताल के बाद ही आपको कुल्लू में एंटर करने जाएगा। हालांकि लाहौल स्पीति की ओर से भी कुछ लोग आते हैं, लाहौल स्पीति जिला वाले आते हैं, और उसके लिए भी रामशिला में एक नाका लगाया जाएगा, जांच जहां की जाएगी। तो दोनों जो छोर है कुल्लू के, वहां पे सख्त पहरा कोविड के लिहाज से दिया जाएगा। देखना यह होगा कि इस पहरे के जो नियम हैं वो रैलियों पे कितने लागू होते हैं। इलेक्शन तो कुल्लू में भी है, इलेक्शन कुल्लू में भी है, तो कोविड के नियम सिर्फ ढालपुर के फंक्शन के लिए क्यों जारी हो, यह भी हमारा सवाल है।
जो खड़ग ढाल लेके चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी रैलियों पे क्यों नहीं? क्योंकि नियमानुसार एक प्रत्याशी के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं चल सकते। लेकिन चल कितने रहे हैं आप जानते हैं, आप देखते हैं रोज रैलियों में कितनी भीड़ जुट रही है, नामांकनों पे कितनी भीड़ जुटी। क्या उन सब की कोविड रिपोर्ट चेक की गई थी? गया, लेकिन कोई बड़े स्टॉल ये जो बाजार वगैरह लगता था उस पर बंदिश है। और ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि बाजार का मतलब कुल्लू दशहरे में थोड़ा अलग रहता है। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ व्यापारी आएंगे, कोई जलेबी बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, कोई इधर उधर से सामान लाएगा और बेच के चला जाएगा। वास्तव में ये एक सांस्कृतिक उत्सव होने के साथ साथ एक ट्रेड फेयर भी है। लाहौल स्पीति और जो कुल्लू की अपर रेंजेस के लोग हैं और जिले के दूसरे हिस्सों के लोग, जो स्नो बाउंड एरिया के लोग हैं, वो अगले 4-5 महीने जो बर्फ का सीजन होता है और लाहौल स्पीति वालों के लिए 6 महीने, उसका सामान यहां से खरीदते हैं, पूरा अपना कोटा लेके जाते हैं। इसी तरह साल भर महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपना अपना सामान बनाते हैं, अचार, मुरब्बे, चटनी, शॉल, टोपी, मफलर, जुराबें, उनको बेचकर वो अगले 6-7 महीने की रोजी रोटी यहां से कमा के जाते हैं। सबकी रोजी रोटी पे ताला लग गया, क्योंकि नियम उनके लिए है, आम आदमी के लिए है। समर्थ को दोष नहीं गोसाई। समर्थ तो जाएंगे, वो रैली करेंगे, वोट मांगेंगे आपसे, लेकिन शायद ही इस चीज का जवाब देंगे कि क्यों अगर किसी गरीब महिला ने, किसी गरीब परिवार ने 10-20 शॉल बना के रखी है, 50-100 जुराबों के जोड़े बना के रखे हैं कि उनको वो दशहरे में बेचेंगे और रोटी कमा लेंगे, तो क्यों उस पर बंदिश है? ये सवाल भी एक, मुझे लगता है कि ये जायज सवाल है ये। तो अगली खबर का रुख करेंगे कुल्लू में। आपको इस बार अगर दशहरा देखना है और आप बाहर से जा रहे हैं, एक सैलानी के तौर पर वहां जा रहे हैं, तो 24 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 डोजेस, दोनों चीजें, 2 डोज और कोविड रिपोर्ट, इसके बिना आपको एंट्री नहीं है जी। और एंट्री से बात आई कि आज स्क्रूटनिंग हो गई है। तमाम कंस्टिट्यूंसीज के जो नॉमिनेशन आए थे, 24 आए थे, अब 18 रह गए हैं। 2 के रद्द हो गए हैं। 4 लोग कवरिंग कैंडिडेट थे, उनके ऑटोमेटिकली रद्द हो जाते हैं, तो अब 18 रह गए हैं। और इन 18 में से जो है, जो 2 रद्द हुए हैं, एक शायद फतेहपुर में रद्द हुआ है जी, और एक मंडी में रद्द हुआ है। और कई और मामले भी आए हैं। अगर मंडी की हम बात करें तो कवरिंग कैंडिडेट के स्वतः रद्द हो जाते, जैसे हमने आपको बताया, और 18 लोग बच गए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं, जिसमें बीजेपी के कुशाल चंद ठाकुर, कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की अंबिका श्याम, हिमाचल जनक्रांति पार्टी के मुंशीराम ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार व सुभाष मोहन स्नेही शामिल हैं। इनके पर्चे सही पाए गए हैं। कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट सुंदर सिंह ठाकुर का ऑटोमेटिकली रद्द हो गया है, क्योंकि जिसके वो कवरिंग कैंडिडेट थे उसका नॉमिनेशन सही पाएगा तो उनको दूसरे को रद्द माना जाता है। इसी तरह प्रेमता शर्मा, उनको भी कवरिंग कैंडिडेट बनाया गया था खुशहाल ठाकुर का, उनका भी ऑटोमेटिकली रद्द हो गया है। और एक जो है वहां पे अस्वीकृत किया गया है, वहां पे मंडी में भी, मंडी के बाद अर्की में भी करें तो वहां भी जो संजय अवस्थी के जो कवरिंग कैंडिडेट थे उनका पर्चा ऑटोमेटिकली रद्द हो गया, सतीश कुमार कश्यप का, बाकियों के पर्चे सही पाए गए हैं। फतेहपुर में भी बलदेव ठाकुर, भवानी सिंह पठानिया, पंकज कुमार जो जन क्रांतिकारी पार्टी के हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी राजवंश शांत और डॉक्टर अशोक का नामांकन सही पाया गया है। कवरिंग कैंडिडेट कांग्रेस के जो जीत कुमार थे वो अस्वीकृत हो गया उनका, और निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद का नामांकन भी तकनीकी कारणों से रद्द हो गया है। अगर बात करें तो करोड़पतियों का भी चुनाव है और ठन गोपालों का भी चुनाव है। करोड़पतियों में 28.24 करोड़ 28 करोड़ से अधिक की संपत्ति के साथ टॉप पे प्रतिभा सिंह है। उनके जो सीधा जिनसे मुकाबला है खुशहाल ठाकुर से, वो 11 करोड़ ही हैं, वो भी करोड़पति हैं, 11 करोड़ उनकी प्रॉपर्टी है। और मंडी में ही हिमाचल जन क्रांतिकारी पार्टी के मुंशीराम हैं, जिनके एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कोई नकदी नहीं है, हालांकि वो सेवानिवृत्त हैं अध्यापक, लेकिन उनके पास कोई नकदी नहीं है, तो मतलब जेब खाली ठन गोपाल है। उधर भवानी सिंह 11 करोड़ 95 लाख के मालिक हैं, और चेतन के पास भी 2 करोड़ 19 लाख की प्रॉपर्टी है उनकी और उनके परिवार की। नीलम सराग के पास 2.5 लाख रुपए नकद हैं, 34 लाख की उनकी चल संपत्ति है, 34 लाख से अधिक की, और पति के पास भी 45 लाख से अधिक की संपत्ति है। तो ये है। फतेहपुर में आज कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे, कल मंडी में थे, आज फतेहपुर में थे,
और उन्होंने आज फिर से वहां पे हमला बोला है कांग्रेस पे, और खास तौर से उन्होंने मोदी को एक तरह से निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी बात बात पे कहते हैं कि हिमाचल से उनका गहरा नाता है, वो संगठन प्रभारी के तौर पर यहाँ थे, यहाँ से उन्होंने ऊपर राइज किया, लेकिन उनका डाउनफॉल भी हिमाचल से ही शुरू होगा, क्योंकि हिमाचल में 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ये कन्हैया का दावा है, यह वही जीतेगा जिसे आप वोट देंगे, जिसे आप वोट नहीं देंगे वो नहीं जीतेगा। तो ये दिक्कत जो है वो बनी हुई है। कुछ एचएएस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं, लगभग 5 के आसपास। इनमें से एक को जो है अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है और 5 के तबादले हुए हैं। ये प्रोसेस में था मामला, चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति दी है, तो अब इनको बदल दिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। सराज में एक बड़ा हादसा, जैसे हमने आपको बताया, ये शोजा के पास शोधा गांव है, माफ कीजिएगा, शोधा गांव है सराज का। वहां 500 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिर गई है और उसमें 3 लोगों की मौत होगी, जिनकी पहचान शोधा गांव के ही 19 वर्षीय सचिन के तौर पर और 65 वर्षीय हंसराज के तौर पर और 31 वर्षीय महेश कुमार के तौर पर हुई है। महेश कुमार हंसराज के पुत्र, यानी पिता पुत्र की जो है इसमें डेथ हुई है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार की फौरी राहत दी है, लेकिन इस हादसे के बाद वहां पे निश्चित तौर से मातम है जी। तो ये मोटी मोटी खबरें थी आज की, और इसके बाद बात करेंगे पहले एलिमिनेटर की। पहले एलिमिनेटर में 139 रन का टारगेट दिया है केकेआर के लिए आरसीबी ने। आरसीबी और केकेआर में से जो हारेगा वो बाहर चला जाएगा। कल धोनी की टीम ने, खासतौर से धोनी ने अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट के ओवर में, और चौकों की हैट्रिक बनाई उन्होंने, और उसके साथ ही उनकी टीम जो है पंत की टीम को रौंद कर सीधे फाइनल में चली गई। अभी पंत की टीम के पास एक मौका है, आज का जो मैच जीतेगा वो उससे भिड़ेगा, फिर उसके बाद उस मैच में जो जीतेगा वो धोनी की टीम से फाइनल में भिड़ेगा। तो ये पहला एलिमिनेटर है आज, और इसके यहां से जो जीत के निकलेगा वो दूसरे क्वालिफायर में जाएगा। तो अच्छी शुरुआत के बावजूद आरसीबी लड़खड़ाई, और उसने एक बहुत बड़ा टारगेट, इसको नहीं हम कह सकते 139 को, अब देखना होगा कि उसके बॉलर क्या करते हैं, और उसके बॉलर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो केकेआर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों टीमें आपस में बराबरी के आसपास ही थी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था उनका पूल में। तो ये देखना होगा, अभी ये मैच चला हुआ हाई प्रोफाइल। लेकिन इसी बीच क्रिकेट की अगर बात करें तो हिमाचल की अंडर 19 टीम जो बेटियों की थी, महिलाओं की, उन्होंने जयपुर में चल रही जूनियर महिला क्रिकेट चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 में से 3 मैच उन्होंने जीते। हालांकि अगले राउंड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन बरसों बाद इस तरह का कहीं प्रदर्शन हिमाचल की बेटियों ने किया है, और उसमें भी खास तौर से कुछ बच्चियां बहुत अच्छा खेली हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा नदौन की बेटी तन्वी की, उनका डेब्यू था, उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई रन दिए विकेट लिया है। उनको सिर्फ 1.5 ओवर फेंकने का मौका मिला, उसमें कोई रन उन्होंने दिया, तो एक तरह से मिडन विकेट लेके उन्होंने अपना डेब्यू किया है। और ये एक जो ओवरऑल प्रदर्शन है इस टीम का, हिमाचल की बेटियों की टीम का, वो अच्छा रहा है। तो बेटियां भी अब बुलंदी पे हैं, लगातार सारी चीजें बुलंदी पे हैं और चीजें चल रही हैं। एक कोई मेरे पास आ रहा है जी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहीं जो है ये नसीहत दी है कि पंजाब की संस्कृति जो है, मुकेश अग्निहोत्री जी को नसीहत दी है कि पंजाब की संस्कृति हिमाचल में नहीं चलती। दोनों लंबे समय से लड़ते हैं भांगड़ा और नाटी को लेकर, भांगड़ा और नाटी को लेकर पहले ही दिन से भिड़े हुए हैं। लेकिन असली बात तो यह है कि नाटी भी हमारी है, भांगड़ा भी हमारा है, झुमाकड़ा भी हमारा है, गिद्दा जो बिल्कुल आउटर में चलता है नूरपुर से लेकर पौंटा तक, वो भी हमारा है। ये हमारी ही संस्कृति है। देश भर में बिजली को लेकर हाय तौबा मची हुई है, पंजाब में लंबे लंबे कट लग रहे हैं, लेकिन हिमाचल में आपको चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी पर्याप्त संख्या उसमें जो है यूनिट्स हमारे को बिजली की मिल रही हैं, और इनफैक्ट सरप्लस है, जिसको हम अभी नॉर्दर्न ग्रिड को दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में खासतौर से दिसंबर में ये दिक्कत आ सकती है हमारे को, और जब नदियों का पानी जम जाता है और प्रोडक्शन थोड़ी डाउन हो जाती है, थोड़ी क्या डाउन हो जाती है, और 60 से 70% भी डाउन हो जाती है कई बार। एक बड़ा बदलाव आज से स्कूल लग गए थे 8वीं वालों के भी, इसी बीच में एक बड़ा बदलाव
एचपी स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने किया है कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम होने थे, 2 टर्म होनी थी एग्जाम है, तो सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन के लिए 1 महीना बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी जो डेट शीट आई थी वो 10 से 20 अप्रैल के मार्च के बीच में होनी थी। अभी 15 अप्रैल के आसपास जो है ये सेकंड टर्म का शुरू होगा, तो 1 महीना इसमें बढ़ गया है। और फीस भी थोड़ी कम कर दी गई है। 500 रुपये फीस थी पहले एग्जामिनेशन की, अब 400 कर दिया इसको प्लस 10th और +2 वालों के लिए। और जो तीसरी, 5वीं और 8वीं में गर्मी आ रही है। ठीक है, चलिए राब्ता हो गया। और बीच में कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी वजह से था। तो ये थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े और आप जुड़ते रहिए, हम लोग आते रहेंगे और आपको एक एक करपट दिखाते रहेंगे। आपको कुछ अलग चीजें भी बताएंगे उपचुनाव से जुड़ी, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। हमने आपको इतिहास बताया था कि 1952 से ही शुरू हो गया था उपचुनाव। उसके बाद हम आपको अभी आने वाले समय में कुछ और खास खबर बताएंगे। जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। शब खैर, कल फिर मुलाकात होगी।